गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुड़िया और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय गुड़िया मैम पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जिनमें हम कुछ बिंदु पढ़ेंगे जैसे भारत का राष्ट्रपति, योग्यता, निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, महाभियोग, राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर उन सब टॉपिकों पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। हमारे संविधान अनुच्छेद 52 में कहा गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त संघ कार्यपालिका शक्तियां, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्तियां क्या होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त होगी, जिनका प्रयोग संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति करेगा। मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में कहा गया कि संघ कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या होगी? संघ की कार्यपालिका शक्तियां, मतलब देश की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान होने के नाते उसको व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। अब हम आते हैं योग्यता पर। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको हम जान लेते हैं। योग्यता, सबसे पहली योग्यता जो राष्ट्रपति की होनी चाहिए वह होनी चाहिए कि वह क्या हो? वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और दूसरी क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा होना चाहिए कि वह 35 वर्ष की आयु, वह 35 वर्ष की आयु से कम ना हो। पहली शर्त होती है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु से कम ना हो। तीसरी है वह संघ या राज्य, संघ व राज्य सरकार
के किसी लाभ या क्या वैधानिक पद पर न। ठीक। और चौथी जो शर्त है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नाम, क्या नाम है, सदस्य नाम। अगर वो संसद के किसी सदन का सदस्य होता भी है तो उसे राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले ही उस सदन में त्याग पत्र देना पड़ता है। ये है राष्ट्रपति की योग्यता। तीसरा है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जिनमें संसद के मतलब राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और अगर हम बात करें कि लेकिन लोकसभा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अगर कोई पूछता है संसद के वो कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो वो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निर्वाचित कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, 2 सदस्यों को लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। फिर आते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ।
राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं। शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के अनुसार देश की सेवा करूंगा और उनके नियमों का पालन करूंगा। इस तरह से वो कुछ शपथ लेते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनका पालन करूंगा। और चौथा है राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। लेकिन अगर वह स्वयं से त्यागपत्र दे देता है तो उसकी जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। अगर वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है या फिर मृत्यु की स्थिति में भी, और उससे महाभियोग लगाकर भी उसे पद समाप्ति से पहले ही उसे उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है और ये किया जाता है संसद के द्वारा। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। अब आते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति के जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग में संसद के किसी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। ये 14 दिन से पूर्व ही ये बता दिया जाता है कि महाभियोग लगने वाला है। और महाभियोग पहले जैसे लोकसभा व राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अगर लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया, फिर वह विचारार्थ राज्यसभा में भी जाएगा। राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ पे उसकी जांच होगी। अगर जांच के उपरांत अगर वहाँ के 2/3 बहुमत से ये भी पास कर दिया गया तो राष्ट्रपति महाभियोग के तहत उसकी पद समाप्ति हो जाती है। उसका पद समाप्त हो जाता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है महाभियोग का। और राष्ट्रपति अपने बचाव में स्वयं जांच के समय वो स्वयं या अपने किसी अपने विश्वसनीय सदस्य को भेज सकता है उस जांच को खुद करने के लिए। 7वां है राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते। राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते। राष्ट्रपति का वेतन जो है परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो
50% जब वो रिटायर हो जाता है 50% उसको पेंशन भी मिलती है। पेंशन 50% के तौर पर उसे पेंशन भी मिलती है। और भत्तों में उसे जैसे टेलीविजन सुविधा मुफ्त मिलती है, चाहे जितनी बात करें उसका कोई बिल नहीं आएगा। कार की सुविधा मिलती है, आवास की सुविधा मिलती है, देश में कहीं भी आने जाने की सुविधा। आने जाने की सुविधा मिलती है। और ये सब सुविधा, ये सब जो है इन्हें निःशुल्क मिलता है। सारे भत्ते इन्हें निःशुल्क मिलते हैं, चाहे वो कार से कितना भी आए जाए, उस पेट्रोल का पैसा नहीं लगेगा, आवास का पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त टेलीविजन मिलता है, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, आदि मुफ्त भत्ते प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां उन्मुक्तियों के तहत भारत संघ का जो समस्त कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उन्मुक्तियों में है संघ का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होता है, परंतु राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्यों के लिए भारत सरकार पर मुकदमा कर सकता है, राष्ट्रपति पर नहीं। मतलब जो भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम पर तो होंगे, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई उसको परेशानी होती है तो वो राष्ट्रपति के विरोध में मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो भारत सरकार करेगा। अब आते हैं राष्ट्रपति में जो शक्तियां प्राप्त है वो 2 प्रकार से हैं। पहला जो है वो है शांतिकालीन शक्तियां, दूसरा है आपातकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को निम्न
प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, ठीक। और दूसरी है व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, तीसरा जो है वो है वित्त संबंधी शक्तियाँ या वित्त शक्तियाँ। चौथा है न्याय शक्तियाँ। तो शांतकालीन शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ हो गई? कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, वित्त संबंधी शक्तियाँ, न्याय संबंधी शक्तियाँ, न्याय शक्तियाँ। और पांचवें में कुछ अन्य शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। अगर हम आपातकालीन में राष्ट्रपति की बात करें कि उन्हें कितनी शक्तियाँ प्राप्त है? आपातकालीन शक्तियों में उन्हें 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला है युद्ध व बाह्य आक्रमण के समय, युद्ध या बाह्य आक्रमण अगर होता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, वो भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। युद्ध व बाह्य आक्रमण के समय यदि कोई देश हमारे देश पर हमला कर देता है, युद्ध की स्थिति बनी रहती है, या फिर अगर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह आक्रमण, यहाँ सशस्त्र विद्रोह भी लिख सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह यदि होता है तभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति जो है सारे जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति ले लेता है, तब मुख्यमंत्री वहाँ पे शून्य हो जाता है, ठीक। और दूसरा जो है वो संवैधानिक विफलता या असफलता। संवैधानिक विफलता यदि किसी राज्य में राज्यपाल के द्वारा या वैसे भी राष्ट्रपति को यह लगता है कि वहाँ पे उस राज्य में, उस क्षेत्र में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ठीक। राष्ट्रपति सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। यदि किसी राज्य में ऐसा लगता है कि संविधान के अनुसार उस राज्य में कार्य नहीं हो रहा है, तो उसकी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। तीसरी जो है वो है आर्थिक संकट की स्थिति। यदि हमारे देश में कोई आर्थिक संकट, मतलब रुपए की कमी, आर्थिक संकट आ जाता है, गरीबी आ जाती है, बहुत अधिक गरीबी आ जाती है,
और हमारे देश में जो रुपया है वो खत्म हो जाता है, तो आर्थिक संकट, राष्ट्रपति आर्थिक संकट लागू कर देते हैं, वो भी अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट लागू होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।